गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपके 7 मार्क्स का आने वाला है और एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसमें 7 मार्क्स का, जिसमें बेटा आपके चॉइस होगी। 29 जून को आपका एग्जाम है। क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है एक 7 मार्क्स का, इसीलिए आपको तैयारी उसी स्तर की करनी होगी इस चैप्टर में, और वो चॉइस में होगा। अब यहाँ पे मैं एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझाने बैठूंगा तो बेटा अपना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 10-10 मिनट की एक वीडियो बनेगी। तो इसीलिए अपन यहाँ पे उन टॉपिक्स को देखेंगे जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस को अपन कवर इसी तरीके से करेंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनते हो। ठीक है, तो अपन चलते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पर। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंग बताओ। ठीक है, क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के बेसिकली क्या क्या अंग हैं। बेटा संसद के 3 हैं, 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? प्रेसिडेंट है, और कौन है? प्रेसिडेंट के अलावा अपने लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे 3 मेन ऑर्गन्स हैं किसके? पार्लियामेंट के, संसद के। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगर आ जाए क्वेश्चन कि संसद के भवनों के नाम बताइए, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन पार्लियामेंट, तो बेटा देयर आर 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ओके, अब आपके समझ आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं? बेटा सरकार के भी 3 अंग होते हैं। क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। बेटा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो लोग होते हैं जो नए नए रूल्स और जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो इनका ध्यान रखते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग होते हैं कि लोग बाग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या उन्हें फॉलो करवाने के लिए जानकारी देना। और जुडिशरी हमारी जो न्यायपालिका है वो ये होती है जो अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको दंड देना या उसे सजा देना। ठीक है, जुडिशरी का काम ये है। अगला क्वेश्चन आता है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। बेटा इसकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड होता है अपना, आप उसको बोल सकते हो जैसे कि वाइस मिनिस्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, उपमंत्री भी होते हैं। तो कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स भी 3 हो गई, इसको आप नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस। कौन से आर्टिकल में? बेटा ये आर्टिकल वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से याद करके जाना, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आर्टिकल्स के नंबर्स हैं जो आपको याद ना हो, लेकिन आप इनको कोशिश करना याद करने की। ठीक है, इनको आप ट्रिक में बिठाना अपने दिमाग में, किस तरह जोड़ सकते हो आप इन नंबरों को। कौन से आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो चीफ जस्टिस से जाके सलाह ले सकता है? और एक क्वेश्चन और, चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? बेटा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। इस वक्त हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं SS बोबड़े। ठीक है, इन विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस? आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, 143 आर्टिकल के तहत इस तरीके से प्रेसिडेंट कर सकता है। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस बेटा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है, जिसमें रेशो निकाला जाता है, बेसिकली अनुपातिक जिसको अपन बोलते हैं चीजों को, रेशो निकाला जाता है। और इसमें जितने भी राज्यसभा लोकसभा के जो आपके मेंबर्स हैं वो सब वोट डालते हैं और अपना देश का प्रेसिडेंट चूज करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल द पावर टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चेंजेस ला देना, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 368। याद रखना 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर सकते हैं। 1947 और 50s में जब ये आर्टिकल बना था तब हमारे देश में किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे चल के कंप्यूटर और मोबाइल भी होंगे जो हमारी देश को हमारे उससे क्राइम भी होंगे, साइबर क्राइम भी होंगे। तब हमारे ये साइबर क्राइम के लॉज नहीं थे ना, लेकिन हमें नहीं पता था आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हुई, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपके आज भी जगह खाली छोड़ी गई है कि क्या हो सकता है नए एलिमेंट्स कभी भी डिस्कवर हो जाएं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट के लिए जगह है। ठीक है, अगर कोई मान लो आने वाले टाइम में एलियन इन्वेजन हो जाए अर्थ पे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप सोच के देखो तो भैया अपन को एक नए नियम बनाने पड़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि एलियंस जो है आप वहां रहो, यहाँ मत आना हमारी जगह पे।
और आपको इस तरीके से पास दिखाना पड़ेगा, तभी आप हमारी कॉलोनीज में आ पाओगे। तो ये आप समझने की कोशिश करो। तो ये अमेंडमेंट जरूरी होते हैं, कभी भी कौन सी स्थिति क्या बन जाए हमें अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ सकता है। और वो करना किसके लिए? 368, कभी किसी लॉ को हटाना, आर्टिकल को चेंज करना, आर्टिकल में कुछ और चीजें ऐड करना, 368 के तहत। ठीक है। इन विच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल? राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में कब लगता है? जब भी कोई वहां पे कोई बड़ा हंगामा हो जाए, कोई वायलेंस क्रिएट हो जाए, या वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसकी ही बात ना सुन रहे हो लोग। ठीक है। और तो वहां पे 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है अपना प्रेसिडेंट रूल वहां पे स्थापित कर सकता है। इन विच आर्टिकल द अनाउंसिंग ऑफ नेशनल डिजास्टर इज गिवन? राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कौन से आर्टिकल में है? बेटा 352। इस टाइम जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी बेटा यही है राष्ट्रीय आपदा अधिनियम। ठीक है। और इसमें अगर कोई आपका जैसे कि अगर नहीं करता है फॉलो, तो उस पर देशद्रोह का कानून भी चलाया जाता है। ठीक है। तो यही नेशनल डिजास्टर लॉ होता है, 352 आर्टिकल के तहत इसकी घोषणा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ द लोकसभा। एमपी जो होते हैं लोकसभा के, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? बेटा क्वालिफिकेशन देख लो। एक तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज इज 25 फॉर लोकसभा। ठीक है। मिनिमम एज क्या है? 25 साल से कम ना हो। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, इज नेसेसरी। थर्ड है किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल प्रॉफिट की पोस्ट पे ना रहा हो, किसी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिसर वगैरह ना हो रहा हो। ठीक है। प्रॉफिटेबल पोस्ट पर ना रहा हो। और अगला आता है क्या? फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर कि बैंक के द्वारा, जो बैंक है उसने उसको मतलब कि उसने कोई ऐसा लोन ना लिया हो जो बैंक ने उसको मतलब दिवालिया या पागल घोषित कर दिया हो। ठीक है। तो ऐसा मतलब पागल आदमी को अपन थोड़ी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि बैंक की तरफ से, यानी कि दिवालिया, और जैसे कि अपना विजय माल्या है वो दिवालिया और घोषित है, वो पागल भी घोषित है। एंड मेंटल हेल्थ, बैंक दिवालिया एंड मेंटल हेल्थ, ये चीजें ना हो। ठीक है। ये आप याद रखना। अब जो राज्यसभा आएगी उसमें भी यही सब चीजें हैं, लेकिन राज्यसभा में बेटा मिनिमम एज 30 है। वहीं जो राष्ट्रपति है उसमें भी ये सब चीजें हैं, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति में क्या है? एज 35 है। 25, 30, 35, 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा, 35 राष्ट्रपति, याद रखना। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ये हो गई। डिस्क्राइब लोकसभा वर्क। लोकसभा के जो काम है वो क्या क्या है? लोकसभा का काम है बेटा नए आर्टिकल्स बनाना, आर्टिकल रिफॉर्म्स करना, नए नए देश में कानून लेके आना। ठीक है। कि देश में कोई अगर PIL है तो उसके ऊपर भी बात करना कि हाँ ऐसा हमारे देश में एक नया कानून बनना चाहिए और मुद्दा उठना चाहिए। देश में जो समस्याएं हैं जो पहुंच नहीं पा रही हैं किसी छोटी छोटी जगहों की, उन छोटी छोटी जगहों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं, वो जाके अपने देश की दिल्ली की संसद में जाके बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं हो रहा है। जैसे लद्दाख के जो वो हैं MP, वो भी अपने लद्दाख के रीजन की बताते हैं कि हमारे वहाँ कोई नहीं आता है, वहाँ कोई बात करने नहीं आता है, इतनी दूर हम रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो रिमोट एरियाज हैं उनके जो MPs बनाए गए हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसके पास अपनी बातें पहुंचा सकें लोगों की, इसीलिए ये काम भी वहां पे होते हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है, किसी भी नए नियम को कानून को पास करना है तो वोटिंग करवाई जाएगी। साथ ही लोकसभा में होता है बेटा राष्ट्रपति को चुनना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चुनना, वहाँ के जो अपने नेता होते हैं वो अपना एक नेता पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपने दल का नेता चुनती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे देश में एनुअल बजट आता है उसको डिस्कस करना कि कहाँ पे इस वक्त पैसे की आवश्यकता है। ठीक है। स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा क्या क्या है? राज्यसभा के जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, विशेष अधिकार हैं, वो क्या क्या हैं? बेटा राज्यसभा के विशेष प्रिविलेजेस यही हैं कि राज्य सूची में किसी भी विषय पर, जैसे मान लो कोई स्टेट की कोई लिस्ट है, उसमें अगर कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व की बात है, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर कोई बात है, तो उसको स्वीकारना और उसे देश में बताना कि आपको देश में ये नेशनल, जैसे कि नेशनल एंथम में अपन को सीधे खड़े होना है, तो ये राज्यसभा से ही ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं ये सब। ठीक है। तो ये सब कहाँ से पास होती हैं?
ये हमारे राज्यसभा से पास होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुद्धिमान इंसान बैठते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिनमें से 12 आदमियों को राष्ट्रपति चुनता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और क्या होते हैं राज्यसभा के स्पेशल प्रिविलेजेस? एक और है कि जो अपनी नई नई जो पॉलिसीज आ रही हैं, जैसे कि नीति आयोग भी यही निर्माण का कार्य करता है, कोई नई नई जो पॉलिसीज आ रही हैं उनमें सेवाओं का सृजन करना, ठीक है, उनमें मतलब कि चीज़ें ऐड करना कि क्या हम ला सकते हैं, क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, मतलब देश की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से वेरीफाई या क्लैरिफाई करना, ठीक है। क्वालिफिकेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है वो कौन बन सकता है? उसकी एज मिनिमम हो, हाई कोर्ट है उसका 5 साल क्या रहा हो, चीफ जस्टिस रहा हो, या फिर 10 साल आपका क्या रहा हो, वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, ठीक है, सीनियर एडवोकेट रहा हो, किसमें? हाई कोर्ट के अंदर। 5 साल सुप्रीम हाई कोर्ट में और 10 साल या फिर एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, उसको क्या बनाया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस? राष्ट्रपति, ओके। अब हम आगे देखते हैं वर्क्स ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर हमारे देश में अभी कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा संसदीय क्षेत्र से आते हैं। तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो काम ये करता है, वो बेसिकली अध्यक्ष होता है, जो सामने की कुर्सी पे आप एक इंसान को बैठा देखते हो हर बार टीवी पे, जो लोकसभा में बैठा होता है एक हरे कलर की चेयर पे जो बड़ी सी होती है, 2 आदमी यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, वो होता है अध्यक्ष, स्पीकर। तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो बेटा उसका काम होता है लोकसभा में सबसे पहली बात तो शांति बनाए रखना। शांति इज़ नेसेसरी। क्यों नेसेसरी? क्योंकि लोकसभा में कभी भी बहुत कुछ हो जाए, और अपने देश की तो फिर भी कम हुआ है, लेकिन और जैसे युगांडा की देश की है वहाँ तो सीट फाड़ फाड़ के, माइक फाड़ फाड़ के लोग बाग एक दूसरे पे फेंक देते हैं। तो बेसिकली शांति बनाने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। दूसरी बात, हर इंसान को बोलने का मौका देना, हर आदमी को बोलने का मौका देना। 0 आवर होता है उसके अंदर भी बोलने का मौका देना, ठीक है। जो लोकसभा की जो विंटर सेशन आएगा या समर सेशन आएगा उसका एक प्लान बनाना, टाइम टेबल बनाना, और जो हमारे पूरे दिन की जो कार्य प्रणाली होती है, जो पूरी टाइम टेबल प्लानिंग होती है उसको प्लान करना, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं किसके? लोकसभा स्पीकर के। साथ ही जब वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो निर्णायक वोट होता है, जो फाइनल रिजल्ट वोट होता है, वो अपना किसका होता है? अध्यक्ष का होता है, स्पीकर का होता है। तो स्पेशल जो आपका वर्क्स ऑफ लोकसभा स्पीकर आपको समझ आ गए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेटा ये है अभिलेख न्यायालय, इसको ये बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को। सबसे पहली बात तो ये, अगर इसका किसी मुद्दे पर फैसला आया है तो इसके जो सबूत हैं वो कोई नहीं इग्नोर कर सकता, इसके सबूत फाइनल माने जाते हैं देश के अंदर, इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है उसको सजा देगा जो हमारे देश की जुडिशरी का सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा वकील या कोई भी जो अपना अपोजिशन पार्टी है, जैसे राम मंदिर का ही फैसला आया था, तो जो भी इंसान बाहर निकल रहा था वो कह रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सिर आंखों पर, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो वो माननीय शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और हमें हमारी जुडिशरी न्यायपालिका की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो इसको नहीं मानेगा, जो इस तरीके से उसकी अवहेलना करेगा या उसको मतलब गलत बोलेगा, तो उस पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या चलाएगा? दंड देगा उसको, ओके, पनिश करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या? ये। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा। जो बेटा लोकसभा है उसकी मेंबर्स की संख्या कितनी है? 552 है। राज्यसभा की है 250। लोकसभा में वैसे आप कहते होंगे 545 है सर, 545 है बेटा, लेकिन इसमें जो बाकी की 7 सीटें हैं उनमें से 2 तो एंग्लो इंडियंस की और बाकी जो 5 सीटें हैं वो बेटा खाली रह गई। खाली इसलिए रह गई क्योंकि हमारे देश में कई जगह बहुत बड़ी जब हमारे देश को बनाया गया था, जब हमारे देश में मतलब 1947 जब हमारी चीज़ें बन रही थी, तो हमने देखा कि लक्षद्वीप जैसे आइलैंड है, तो इनमें भी क्या है मेंबर वो पार्लियामेंट एक संसदीय क्षेत्र होना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि अब जैसे लक्षद्वीप की आपको अरेबियन सी में नीचे की तरफ पड़ता है, हमारे केरला के बगल में, तो लक्षद्वीप जैसी जगह पे 64,000 की अराउंड पॉपुलेशन है वहाँ पे, लगभग इतनी ही है। तो उस पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप बना नहीं सकते संसदीय क्षेत्र, या फिर कोई बनाया भी होगा तो वहाँ से लोग बाग मूव कर गए। अब जब चुनाव लड़ने के लिए कोई जगह तो है लेकिन लोग ही नहीं है, वोट डालने के लिए लोग ही नहीं है, तो आप वहाँ से क्या खाक चुनाव लड़ेंगे? नहीं। तो इसीलिए ऐसी कुछ जगहें हैं देश में जो खाली रह गई, ठीक है। बाद में उनसे हो सकता है वहाँ भर जाए। तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमारे देश में एक
वोटिंग बूथ ऐसा भी है, अपन जब वोट डालने जाते हैं तो बूथ पे जाते हैं ना, हमारे घरों के आसपास बूथ बना दिए जाते हैं सरकारी स्कूलों में या कहीं कहीं जगह। तो ऐसे ही हमारे देश में एक बूथ ऐसा भी है बेटा वोटिंग का, जहाँ पे सिर्फ एक इंसान का वोट डलता है, सिर्फ एक। अपने वैसे जनरली हर बूथ पे 5 से 10 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन उस बूथ पे सिर्फ एक इंसान है, जो उस एक इंसान के लिए पूरी ईवीएम मशीन लगती है, अधिकारी बैठते हैं, उसके लिए पूरे दिन वेट होता है कि कब आएगा कब आएगा, फिर वो आता है, फिर वो वोट डालता है। इंसान बेचारा किसी गांव की तरफ की बात है ये, और फिर उसका वोट होता है, फिर तुरंत पैक की जाती है मशीन और ऐसे काम होता है। तो हमारे देश में मत का अधिकार कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे देश के लिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन के लिए, इसीलिए ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप बड़े हो जाएं तब अपने जो वोटिंग है, वोट है, इसको कंप्लीट करें, इसको पूरा करें, और अपन को 100% पे लेके जानी है अपनी वोटिंग आने वाले टाइम में, जिससे हम एक नया रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में कायम करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, देखो अब ये आ गई आपके बात समझ में। अब जो राज्यसभा है इसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं, जो 12 मेंबर्स कौन उनको अपॉइंट करता है? इनमें से 12 मेंबर्स को अपॉइंट करता है बेटा आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उन 12 लोगों को किसी भी क्षेत्र से चुन सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, फिल्म मेकर हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। विजय माल्या वो भी थे हमारे देश के क्या राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। तो उनकी भी राय एक बार में बहुत ज़रूरी हुआ करती थी, वो थे राज्यसभा के मेंबर। उसके अलावा जो हमारे देश के फिल्म मेकर होते हैं बड़े बड़े, उनको भी अपॉइंट किया जाता है कि क्योंकि उनके क्षेत्र में वो एक बड़ा काम कर चुके हैं, तो उनसे भी देश के डेवलपमेंट के लिए राय उनकी जानना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सचिन तेंदुलकर को आपने कई बार राज्यसभा में बोलते भी सुना होगा। एक बार तो वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं किसी ने, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं वो, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स आप याद रखना, मैंने जो एग्जाम्पल दिए सचिन तेंदुलकर, विजय माल्या जैसे, ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 250 मेंबर्स होते हैं। ये हो गई यहाँ पे ख़त्म बात। अब इस चैप्टर में आपको बेटा रीडिंग लगानी है, आपको जो पूरे साल नोट्स लिखवाए आपके टीचर्स ने वो आपको पढ़ने हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का, ठीक है, कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ किस जगह हमें किस प्रकार दिखाई दे रही है। अब आपका विजन क्लियर है। अब आपको 29 जून को इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के जाना है। 7 मार्क्स हैं, मत छोड़ना। बड़ा क्वेश्चन आएगा, कितना सारा लिखना पड़ेगा ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे लेक्चर। अगले चैप्टर में अपन लेंगे चैप्टर नंबर जस्ट इसके बाद वाला, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। थैंक यू सो मच।